बाद जी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी के अंदर वही बातें जो हमने डिस्कस कर ली, क्रॉन्स डिजीज टर्मिनल आइलियम, आइलोसिकल वॉल्व और सिकम को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। स्किप रीजन्स होती हैं इसके अंदर, और सबसे पहले जो है दोनों के अंदर मोस्टली अल्सर बनता है। हमने ओरल कैविटी में पढ़ा था एक अल्सर टाइप शैलो सा अल्सर होता है। आप इसको नहीं कह सकते कि इसके पीछे रीजन क्या है, इन्फेक्शस है या क्या है, बट व्हेन इट प्रोग्रेसेस और फिर तो है, फिर हमें पता चलता है कि वो क्या है। अच्छा, और इसमें जो क्रॉन्स डिजीज है ना उसके अंदर सर्पेंटाइन अल्सर होते हैं, यानी आप अगर अल्सर को देखोगे ना तो आपको अंदर से ऐसा 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 नजर आएगा, ठीक है, सर्पेंटाइन लाइक। उसके बाद जी कॉबलस्टोन अपीयरेंस होती है क्रॉन्स डिजीज के अंदर। सी से याद रखें, सी से कॉबलस्टोन, सी से क्रॉन्स। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है कॉबलस्टोन अपीयरेंस। ये भी क्लोनोस्कोपी पे ना डायग्नोस्टिक है इसकी क्रॉन्स डिजीज की, ठीक है। देन फिशर्स क्रॉन्स डिजीज में बनते हैं। क्रीपिंग फैट होता है कि जो आपकी, चूंकि ये ट्रांसमिरल डिजीज है ना, तो क्या होता है जब आपका वो डीप डाउन कट इन्वेड करता है ना, तो उसको कवर करने के लिए उसके ऊपर पेरिटोनियम उसको कवर करती है, वो जो परफोरेशन हो जाती है, सो फैट की वहाँ थिकनिंग आ जाती है, उसको हम क्रीपिंग फैट कहते हैं। इसकी भी अभी हम पिक्चर देखेंगे। उसके अलावा जो क्रिप्स होते हैं विलाई के साथ, जो क्रिप्स है वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स के क्लस्टर मिलते हैं हमें, और वो न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर एब्सेस बनाते हैं, क्रिप्ट एब्सेस उसको हम कहते हैं। और ये क्रॉन्स में भी होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होती है, ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। उसके बाद जी डिस्टॉर्शन ऑफ म्यूकोजल आर्किटेक्चर, सेकेंडली एपिथेलियल मेटाप्लेजिया होता है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, क्रोनिकली ये इंजरी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो क्या होगा, मेटाप्लेजिया हो जाएगा। और मेटाप्लेजिया स्टमक का होता है। यहाँ पे जैसे हमने इसोफेगस स्टमक में इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया पढ़ा था ना, यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर गैस्ट्रिक इंट्रल अपीयरिंग ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम सूडो पाइलोरिक मेटाप्लेजिया कहते हैं। एक ये मेटाप्लेजिया हो जाता है कि गैस्ट्रिक के जो एंट्रम के ग्लैंड्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे नजर आने लग जाते हैं, विच इज नॉट नॉर्मल। वो स्टमक में ही होने चाहिए, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज पैनेट सेल मेटाप्लेजिया, के जो लेफ्ट कोलोन है वहां पर नॉर्मली पैनेट सेल नहीं होते, सो वो अपीयर होने लग जाते हैं, सो वो पैनेट सेल मेटाप्लेजिया भी हमें नजर आता है इस डिजीज के अंदर। उसके अलावा ग्रेनुलोमास की हमने बात की, तो कौन से ग्रेनुलोमास होते हैं, नॉन केजिएटिंग, नेक्रोसिस नहीं होती, विच इज प्रेजेंट इन ट्यूबरकुलोसिस। केजिएटिंग ग्रेनुलोमास उसको हम कहते हैं। यहाँ पर ग्रेनुलोमा बनता है बट नॉन केजिएटिंग, उसमें नेक्रोसिस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जी क्यूटेनियस ग्रेनुलोमास फ्रॉम नोड्यूल्स दैट आर रेफर्ड टू एज मेटास्टेटिक क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट्स के अंदर जो सर्टेन पेशेंट्स के अंदर स्किन के अंदर भी एक मैनिफेस्टेशन होती है, ग्रेनुलोमास बनते हैं, एंड दोज आर नॉन एज मेटास्टेटिक क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। अगर ग्रेनुलोमास मैंने बताया सब पेशेंट्स के अंदर नहीं, 35 पेशेंट्स के अंदर, 35% के अंदर होते हैं। सो अगर नहीं है ग्रेनुलोमास तो आप ये नहीं सोच सकते कि इसको क्रॉन हो ही नहीं सकती, इसको हो सकती है, ठीक है। सो अब हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये ग्रॉस पिक्चर है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो ये देखिए परफोरेशन कैसे नजर आ रही है, और यहाँ पर कितनी हार्डनिंग हो गई है, और ये एरिया नैरो हो गया है ल्यूमिनली। ये तो कट सेक्शन दिखाया, इतना अच्छा पता नहीं लग रहा, ये एरिया बहुत नैरो नजर आ रहा है, और ये एरिया ब्रॉड है, तो इट स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। और ये प्रोब यू कैन सी इट कैन पास थ्रू द वॉल, ये परफोरेशन शो की हुई है। बी पर आए तो लीनियर म्यूकोजल अल्सर। अब ये जो इन बिटवीन ये जो सुराख नजर आ रहे हैं ना, ये फिशर्स हैं, ये अंदर डीप डाउन जा रहे हैं। और अल्सर को अगर आप देखें तो ये वॉल जो है वो कैसे सर्पेंटाइन लाइक पैटर्न नजर आ रही है, यहाँ पर भी। सो और यहाँ पर ये फैट ने उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। दिस इज क्रीपिंग फैट, थोड़ा अजीब सा नजर आ रहा है, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल पिक्चर देखें क्रॉन्स डिजीज की, तो आपको ये देखें ए वाली पिक्चर के अंदर क्या है, हैप्पैज़ार्ड क्रिप्ट ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम रिपीटेड इंजरी एंड डिजनरेशन। कैसे क्रिप्ट, अब ये वाला देखें क्रिप्ट, ये वाला देखें और ये वाला क्रिप्ट देखें, कितनी एबनॉर्मल अपीयरेंस है। और ये क्रिप्ट के अंदर ये जो आपको पिंक पिंक फिल्ड नजर आ रहा है ना, ये क्रिप्ट एब्सेस बनी हुई है, ठीक है, वो भी आपको इसके अंदर नजर आती है। बी वाली डायग्राम के अंदर आपको नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा नजर आ रहा है, ये वाला, ये पूरा ये ग्रैनुलोमा बना हुआ है, ठीक है, नॉन केजिएटिंग, यानी कोई नेक्रोसिस नहीं है सेंटर में, बट आपको जो है वो जॉइंट सेल्स और इस तरह का ग्रैनुलोमा नजर आता है, नॉन केजिएटिंग, ठीक है। और सी पे ट्रांसम्यूरल क्रॉस डिजीज विद सबम्यूकोजल एंड सिरोजल ग्रैनुलोमास। यहाँ पर भी ग्रैनुलोमा बहुत ही फेड सा नजर आ रहा है, बट दिस इज ऑल्सो ग्रैनुलोमा। तो ये क्रॉन्स डिजीज की पिक्चर है, ये भी ग्रैनुलोमा है, ये भी, ठीक है। सो ये आपको जो है वो क्रॉन्स डिजीज की क्लियर हो गई है। उसके बाद जी अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अच्छा, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होती हैं, एक तो हमने मेटास्टेटिक क्रॉन डिजीज पढ़ी जो स्किन पे होती है, उसके अलावा भी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ये मैनिफेस्ट होती है, जिसमें आपके साथ, अच्छा, जिन पेशेंट्स को एक डिसऑर्डर हो ना इम्यून रिलेटेड, उनको और भी प्रीडिस्पोजिशन होती है। सो इन लोगों में और भी डिफरेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, लाइक यूवीआइटिस, माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस, सैक्रोइलियाइटिस एंड मेनी मोर। इनके आपने नाम याद कर लेने हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। और ये भी लिखे हुए पेरिकोलिंजाइटिस, प्राइमरी सिक्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में ऑल्सो अकर,
और ये क्रॉन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हो सकते हैं, ठीक है। और द रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा इज इंक्रीज इन पेशेंट्स विद लॉन्ग स्टैंडिंग कोलोनिक क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। सो इनमें एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क भी बढ़ जाता है। पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं? पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ, डायरिया, फीवर, ठीक है। यही चीज़ें अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होंगी, उसमें भी डायरिया होता है, ठीक है। बट इसमें आपने एक तो ये चीज़ याद रखनी है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है, फीवर होता है, क्योंकि इसमें टर्मिनल आइलियम और सीकम वाला होता है उसी जगह जहाँ अपेंडिक्स होती है, तो समटाइम्स इसकी पेन और अपेंडिक्स की पेन ना बहुत मिमिक करती है। उसके अलावा जी विच मिमिक एक्यूट अपेंडिसाइटिस और बाउल परफोरेशन। पेशेंट्स विद क्रोनिक इन्वॉल्वमेंट में प्रेजेंट विद ब्लडी डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। अगर ब्लडी डायरिया हो रहा है तो फिर आप सोचेंगे कि कोलोन भी इन्वॉल्व हुई भी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जी डिजीज रिएक्टिवेशन हो सकती है बाय मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग ड्रग्स, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, स्मोकिंग एक्सेट्रा। एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स इन पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि आइलियम की इन्वॉल्वमेंट होती है और आइलियम टर्मिनल आइलियम से एब्जॉर्ब होती है आपकी आयरन एब्जॉर्ब हो, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप होता है, सॉरी कोलोन से। सो कोलोनिक डिजीज अगर होगी, कोलोन की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। और अगर एक्सटेंसिव स्मॉल बाउल इन्वॉल्वमेंट होगी तो पेशेंट सीरम प्रोटीन लॉस, हाइपोअल्बुमिनीमिया, न्यूट्रिएंट मैल एब्जॉर्प्शन और इन सारी चीज़ों के साथ, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो क्रॉन्स डिजीज के अंदर पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, B12 डेफिशिएंसी के साथ। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्योंकि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उसमें पेशेंट्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ मोस्टली प्रेजेंट करते हैं। B12 नहीं होता उसमें, ना ही कोई मैल न्यूट्रिशन और मैल एब्जॉर्प्शन वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और इसमें फिस्टुलास और वो सारा कुछ हमने बता दिया। परफोरेशंस, पेरिटोनियल एब्सेसेस कैन आल्सो ऑकर, ठीक है। ये सारे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की मॉर्फोलॉजी और उसकी फीचर्स के। नाउ वी विल डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो मोटी मोटी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग विद पिक्चर डिस्कस करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस इट ऑलवेज इन्वॉल्व द रेक्टम, और फिर ये प्रॉक्सिमली कॉन्टिन्यूस फैशन में मूव करती है और इन्वॉल्व करती है आपकी इंटायर कोलोन को, ठीक है। और स्किप लीजन जिसमें प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद जी ये वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजीज ऑफ द इंटायर कोलोन, अगर पूरी कोलोन की इन्वॉल्वमेंट हो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेक्टम, उस कंडीशन को हम पैनकोलाइटिस कहते हैं, ठीक है। डिजीज लिमिटेड टू द रेक्टम और रेक्टोसिग्मोइडल रीजन, उसको हम अल्सरेटिव proctitis if it only involves rectum, और अल्सरेटिव proctosigmoiditis अगर उसमें सिग्मोइड की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इट यूजुअली अपीयर्स नॉर्मल। माइल्ड म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन डिस्टल आइलियम की हो सकती है अगर वो पूरी, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में था ना, अगर पूरी बैकवर्ड जाए ना, यहाँ से शुरू हो पूरी बैकवर्ड जाए इस तरह से, तो यहाँ पर आइलियम के टर्मिनल पोर्शन की थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन बहुत रेयर केसेस में मिलती है, उस कंडीशन को फिर हम बैकवॉश आइलियाइटिस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरा बैक जाके फिर होती है। और ये पैनकोलाइटिस के केसेस के अंदर ही आपको नजर आती है। ऑन ग्रॉस इवैल्यूएशन इन्वॉल्व कोलोनिक म्यूकोजा में भी स्लाइटली रेड और ग्रैनुलर अपीयरिंग, उसमें सर्पेंटाइन अल्सर्स थे, यहाँ पर आपको अल्सर रेड नजर आएगा, ग्रैनुलर सी उसकी अपीयरेंस होगी, और ब्रॉड बेस्ड अल्सर होगा, यानी अल्सर एक बड़ी जगह पे फैला होगा, ब्रॉडली फैला होगा। द ट्रांजिशन बिटवीन डिजीज एंड अनइन्वॉल्व कोलोन कैन बी एब्रप्ट, यानी कि जहाँ पर आपकी कोलोन की इन्वॉल्वमेंट खत्म होगी ना, वहाँ पर एब्रप्ट चेंज आएगा, वहाँ बिल्कुल कोई अल्सर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो क्रॉन डिजीज में स्किप लीजन्स थी, यहाँ पर वो नहीं है। अल्सर्स आर अलाइंड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ कोलोन बट टिपिकली डू नॉट रेप्लिकेट द सर्पेंटाइन अल्सर्स ऑफ क्रॉन्स डिजीज, यानी कि अगर जो इंटेस्टाइन है वो इस तरह से है ना, जे शेप्ड, तो अल्सर जो है ना वो यूजुअली इसके अलोंग लंबा सा ब्रॉड करके होता है, वो यूं ही होता है कि इतने एरिया में होगा, इतने में होगा, और इस तरह से नहीं, वो लंबे रुख जा रहा होता है, इसीलिए कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट भी शो करता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट इज अल्सर्स आर अलाइंड, ठीक हो गया। आइसोलेटेड आइलैंड्स ऑफ रीजनरेटिंग म्यूकोजा ऑफन बल्ज टू ल्यूमेन, यानी कि जो बीच में रीजनरेटिंग म्यूकोजा है, जहाँ जहाँ नहीं बने हुए अल्सर्स, वहाँ पर जो है वो सूडोपॉलिप्स की अपीयरेंस हो सकती है। क्रॉनिक डिजीज में लीड टू म्यूकोजल एट्रोफी। अच्छा, एक चीज़ की कंफ्यूजन आपने अपने ज़हन से निकाल देनी है कि जो अल्सर है ना, अल्सर कहीं कहीं ही बन रहा है, यानी कि अगर ये मैंने खोल के आपको इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट दिखाया है ना, तो इस तरह से अल्सर हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, बीच में सर्टेन एरिया स्किप होंगे, बट हम स्किप लीजन इसको नहीं कहते। स्किप लीजन हम कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पूरा पार्ट स्पेयर हुआ है, फिर एक पूरा पार्ट है वहाँ डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट है अल्सर की, फिर एक पूरा पार्ट जो है वो स्किप हुआ हुआ है, फिर एक इन्वॉल्वमेंट है, और उस इन्वॉल्वमेंट के अंदर भी हो सकता है आपको कोई थोड़ा बहुत नॉर्मल एरिया मिले जो बेसिकली सूडोपॉलिप बना रहा होता है। इफ यू कैन सी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिखाया हुआ है कि जो अल्सर जहाँ बने हुए हैं वहाँ पर ये नॉर्मल एरियाज भी हैं, यहाँ पर भी सेम नॉर्मल एरियाज प्रेजेंट हैं, और अल्सर जो है यहाँ का ब्रॉड बेस्ड है। सो ये चीज़ डिफरेंशिएट रखनी है कि स्किप लीजन हम इसको नहीं कह रहे, हम स्किप लीजन कॉलम की इन्वॉल्वमेंट को कह रहे हैं कि उसमें सेगमेंटल अगर इन्वॉल्वमेंट है तो फिर उसको स्किप लीजन कहेंगे, फाइन। उसके
बाद जी क्रॉन्स, अच्छा अनलाइक क्रॉन्स डिजीज म्यूरल थिकनिंग इज एब्सेंट, यानी मस्कुलरिस यहाँ पर थिक नहीं होगी। अभी इसी डायग्राम में दिखाया मस्कुलरिस यहाँ पर कितनी थिक है, यहाँ पर थिकनिंग उसकी नहीं है, ठीक है। सेकेंडली दूसरी बात क्या है कि जी द सिरोजल सर्फेस इज नॉर्मल, क्योंकि कोई फिस्टुला नहीं बन रहा, कोई फिशन नहीं बन रहा, स्ट्रक्चर्स नहीं बनते, क्योंकि म्यूरल थिकनिंग नहीं होगी तो म्यूरल फाइब्रोसिस भी नहीं होगी, फाइब्रोसिस नहीं होगी तो हार्डनिंग नहीं होगी, और हार्डनिंग नहीं होगी तो स्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं होगा। However, inflammation and inflammatory mediators can damage the muscularis propria and disturb neuromuscular function। वो इस वजह से होता है कि एक तो मस्कुलरिस लेयर थिन होती है, सेकेंडली जब अल्सर डेवलप हुआ होता है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए हुए हैं, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स इनडायरेक्टली मसल्स को डैमेज करते हैं, उसको मजीद थिन कर देते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, और क्या होता है कोलोन वहाँ की डायलेट कर जाती है, और उसको हम टॉक्सिक मेगाकोलोन कहते हैं। वो एरिया पूरा ए पेरिस्टाल्टिक हो जाता है, वहाँ से आगे फूड मूव नहीं कर पाता, फूड की वहाँ रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से कोलोन आपको डायलेट नजर आएगी, विच कैरीज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर परफोरेशन। और अगर फूड वहाँ ज्यादा देर परसिस्ट करेगा तो फिर वो परफोरेट करने के चांसेस होंगे। सो वेरी, यानी कि आप इनडायरेक्ट इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशन है, पहले टॉक्सिक मेगाकोलोन होगा और फिर इनडायरेक्टली परफोरेशन हो सकती है ड्यू टू दैट स्टूल रिटेंशन, नॉट डायरेक्टली ड्यू टू द अल्सर, डायरेक्टली ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से परफोरेशन नहीं हो रही। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में क्या है जी, सिमिलर है हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, इसमें भी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे क्योंकि सेम पैथोफिजियोलॉजी है, क्रिप्ट एब्सिसिस बनेंगे, क्रिप्ट डिस्टॉर्शन मिलेगी, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया मिलेगा इफ लॉन्ग टर्म इट अकर्स। skip lesions are absent and inflammation generally is limited to the mucosa and submucosa। बस inflammation में इतना सा फर्क है, उसमें deep होती है, इसमें superficial होती है। This distinction may not be demonstrated by endoscopic biopsies। In severe cases mucosal damage may be accomplished by ulcers that extend more deeply into the submucosa, but muscularis propria की involvement rare होती है। और उसके अलावा इसमें submucosal fibrosis मिलेगी, mucosal atrophy, distorted mucosal architecture, ठीक है, और ग्रैनुलोमास इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो ये दोनों की जो मॉर्फोलॉजी है बहुत टिपिकल है, बहुत मजेदार है पढ़ने में और याद भी रहते हैं। बाकी कुछ डिजीजेस हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी याद रखना बड़ा मुश्किल है, बट इनकी याद रखना बहुत आसान है। वहाँ हमने क्या पढ़ा, स्किप लीजन्स होती हैं, कॉबलस्टोन अपीयरेंस है, सूडोपॉलिप्स हैं, क्रिप्ट वहाँ भी बन रहे होते हैं, क्रिप्ट एब्सेसिस होती है, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। और हमने सूडोपाइलोरिक मेटाप्लेजिया पढ़ा, पेनिस सेल मेटाप्लेजिया पढ़ा, ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है, क्रॉन्स डिजीज के अंदर। यहाँ पर म्यूरल थिकनिंग एब्सेंट है, स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, स्किप लीजन्स एब्सेंट है, सूडोपॉलिप्स प्रेजेंट है, बैकवॉश आइलियाइटिस और पैनकोलाइटिस, ये सारे टर्म्स इसके अंदर आ जाती हैं। और ग्रैनुलोमास वहाँ पर थे, यहाँ पर नहीं है। कौन सी ग्रैनुलोमास थे वहाँ पर, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास। केजिएटिंग ग्रैनुलोमास आर प्रेजेंट इन द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। उसके बाद जी अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की आप ये डायग्राम देखिए, एंडोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है, अब देख लें किस तरह से आपको अल्सर नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो रेड रेड एरिया है ना, ये अल्सर शो किया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ ये म्यूकोप्यूरुलेंट जो ज़्यादा वाइट वाइट एरिया नजर आ रहा है, दिस इज म्यूकोप्यूरुलेंट मटेरियल। टोटल जो बी वाली है इसमें आपकी कोलेक्टमी हुई हुई है, कोलोन हमने रिमूव की, विच इज शोइंग पैनकोलाइटिस, पूरी कोलोन की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है विद रेड ग्रेनुलर म्यूकोजा इन द सीकम, ठीक है। यहाँ तक जो है वो पूरा रेड म्यूकोजा है। उसके बाद ये सी वाली जो डायग्राम है, इट डिपिक्ट्स शार्प डिमार्के, ये वो शार्प डिमार्केशन है कि ये एरिया जो है वो इन्वॉल्व है और ये नहीं इन्वॉल्व। सो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर इतनी शार्प डिमार्केशन आपको नजर आती है। और डी वाले में हिस्टोलॉजी है कि किस तरह से जो फुल थिकनेस हिस्टोलॉजिकल आप देख रहे हैं, आप अल्सर इसमें डीप नहीं है। इसी को कंपेयर करें अगर आप इसके साथ, तो यहाँ पर जो अल्सर है वो कितना डीप जा रहा है, ये देखें, ठीक है, ये कितना डीप जा रहा है। और क्रिप्ट एब्सेसिस इसमें मिलती हैं, वो उसमें भी मिलेंगी, बट जो है वो इसके अंदर अल्सर डीप नहीं जा रहा, उतना सुपरफिशियल रह रहे हैं, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस में नहीं आ रहे, ठीक है। और ये आपकी पिक्चर्स आ सकती हैं आपको ऑस्पी के अंदर। फीचर्स क्या क्या इसके मिलेंगे, दोनों के ऑलमोस्ट सेम फीचर्स होते हैं। इसमें क्योंकि कॉलन इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्लडी डाई अक्सर फ्रीक्वेंटली पेशेंट प्रेजेंट्स करता है। उसके बाद म्यूकोइड मटेरियल होता है स्टूल्स के अंदर, लोअर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स। और इसकी स्पेशल बात ये है, ये फीचर्स पढ़ते हुए ना एक चीज़ ध्यान में रखा करें, ये फीचर्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि आपने इनसे रिलेटेड सवाल पेशेंट से हिस्ट्री के अंदर पूछना है टू डायग्नोज द डिजीज, डायग्नोसिस की तरफ जाने के लिए। अब अगर आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, तो आपने अल्सरेटिव और क्रॉन्स को अगर डिफरेंशिएट करना है ऑन द हिस्ट्री बेसिस, रफली हम डिफरेंशिएट करते हैं, ऑब्वियसली कंफर्म तो नहीं हो सकता। तो आपने क्या सवाल पूछना है कि डेफिकेशन पर पेन रिलीव होती है या नहीं होती, क्योंकि ब्लडी के साथ दोनों में पेशेंट आ सकता है, ब्लडी डायरिया के साथ। सो अगर जिसकी डेफिकेशन के साथ रिलीव हो जाती है, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स में ऐसा नहीं होता, उसमें पेन रहती ही है। These symptoms may persist for days, weeks और months, और समटाइम्स के मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट करता है। कोलेक्टमी हमें करनी पड़ती है, और कोलेक्टमी से इंटेस्टाइनल डिजीज जो है वो प्रिवेंट हो जाती है, बट इसकी भी कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन होती हैं, वो परसिस्ट करेंगी, चाहे आपको कर दें या ना दें, कर दें कोलेक्टमी या ना करें, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है तो वो एंटीबॉडीज आपके ब्लड प्रोड्यूस कर ही रहा है।
ठीक है, ये आपकी होगी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे कोलाइटिस एसोसिएटेड नियोप्लेजिया। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हम लोग ट्रीट नहीं करते, हम लोग इसको चलने देते हैं, कोई बात नहीं, पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट डायरिया होता है बट एपिसोडिक होता है, यानी हर रोज नहीं हो रहा होता, तो जो है वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इट कैन डेवलप इनटू नियोप्लेजिया। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कोलाइटिस एसोसिएटेड नियोप्लेजिया के अंदर।